Hello students, so in this particular lecture we will learn about the protozoans and the diseases which are caused by the protozoans and why they are pathogenic. So the protozoans infections, which are parasitic diseases which are caused by organisms which are classified in the kingdom protozoa previously. Now they are usually contracted by either an insect vector or by contact with an infected substance or surface, and include organisms that are now classified in the supergroups Amoebozoa, SAAR, Archaea, Plastida and Excavata. Now protozoan infections, they are responsible for diseases that affect many different type of organisms, include plants and animals. Now these species, which were originally termed protozoa, are not closely related to each other and only have superficial similarities like eukaryotic, unicellular, motile, etc. So अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन से प्रोटोजोआ जो पैथोजेनिक यानी जो डिसीज़ कॉज कर सकते हैं और उनमें ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो बाकी प्रोटोजोआ में नहीं होते। सो इस फिगर में जो मेजर पैथोजेनिक प्रोटोजोआ आप देख सकते हैं, अमीबा से एक डिसीज़ होती है अमीबियासिस, स्लीपिंग सिकनेस होती है, चाकास डिसीज़ होती है, लिशमेनिया से डिसीज़ होती है लिशमेनियासिस, जियार्डिया से डिसीज़ होती है जियार्डियासिस। तो हम धीरे धीरे इसको नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। सो अगर हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फीडिंग यानी खाना कैसे खाते हैं, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस के हेल्प से ये खाना खाते हैं, यानी कुछ भी खाने की चीज़ जब इनके पास आती है तो उसको सॉलिड चीज़ को ये फैगोसाइट कर लेते हैं और लिक्विड चीज़ को ये पिनोसाइट कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका कैसा होता है, इनके अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती, तो ये जनरली डिफ्यूज़न की हेल्प से एक्सक्रीट करते हैं। रेस्पिरेशन, कैसा रेस्पिरेशन चाहिए, ये एरोबिक भी हो सकते हैं जैसे मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम विवेक्स, और अनएरोबिक भी हो सकते हैं। काफ़ी प्रोटोजोआ जो होते हैं वो रिड्यूस्ड ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ये जनरली फैकल्टेटिव एनारोब जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा होता। तो इस पैरासाइट की लाइफ साइकिल के अगर हम मेजर कंपोनेंट की बात देखें तो प्रोटोजोन पैरासाइट की लाइफ जो होती है इनके 3 मेजर फेजेस में डिवाइड होती है। नंबर 1 इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेट इज़ देयर मैच्योरेशन फेज। सेकंड इज़ रिप्रोडक्टिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, कैसा भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। एंड थर्ड वन इज़ ट्रांसमिशन फेज, यानी जब ये डिसीज़ आगे ट्रांसमिट होने के लिए रेडी रहती है। तो अगर हम इनके लाइफ साइकिल के पैटर्न्स को अगर देखें तो जनरली 2 टाइप की लाइफ साइकिल इनमें मिलती है, एक तो डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। तो डायरेक्ट लाइफ साइकिल में सिर्फ एक होस्ट होता है जहाँ पर पैरासाइट मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ जो होता है वो स्पेंड करता है, और स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जो इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल होती है उसमें मैनी पैरासाइट्स हैव मोर कॉम्प्लेक्स साइकिल इंक्लूड 2 और मोर होस्ट, यानी डायरेक्ट लाइफ साइकिल में सिर्फ एक होस्ट ही रहेगा ज़्यादा, और इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल में 2 या 2 से ज़्यादा होस्ट भी हो सकते हैं। तो अगर थोड़े से टर्म्स हम देखें तो हम ट्रांसमिशन, व्हाट इज ट्रांसमिशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पैरासाइट लाइफ साइकिल, एंड टू कंटिन्यू द साइकिल द पैरासाइट मस्ट प्रोड्यूस अ स्टेज विच इज़ कैपेबल ऑफ लिविंग द होस्ट, यानी वो होस्ट को छोड़कर जा सकता है, एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है और एक नया होस्ट ढूंढ कर उसको इन्फेक्ट कर सकता है। प्राइमरी होस्ट को किसको कहते हैं, सबसे बड़ा होस्ट होता है यूजुअली वर्टिब्रेट। A large number of host species can act as intermediate host, but only one or a few can act as a definitive host. Normally, where the adult parasite live and where sexual reproduction takes place, except parasites which only reproduce asexually. यानी प्राइमरी होस्ट वो होता है जहाँ पे फाइनली जाकर जो भी हमारा प्रोटोजोन पैरासाइट होता है वो इन्फेक्ट करता है। सेकेंडरी होस्ट, हम सेकेंडरी होस्ट उसको कहते हैं जहाँ पर एंट्रिंग स्टेज अंडरगोज एसेंशियल डेवलपमेंट बिफोर ट्रांसमिशन, तो यानी वो होस्ट जिसको पैरासाइट अटैक करता है ताकि वो उसके अंदर डेवलप कर सके। तीसरी तरीके का होस्ट होता है ट्रांसपोर्ट होस्ट,
ट्रांसपोर्ट होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर पैरासाइट नॉर्मली ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही सिर्फ रहता है, ठीक है, जो प्रीडेटर के द्वारा खाया जाता है, यानी वो उसको खा लेता है जिसको वो डिसीज़ होनी होती है। तो जनरली ये जो होस्ट होते हैं ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करते हैं पैरासाइट को, और कुछ इनको इन्फेक्शन नहीं कॉज होता। तो जनरली पैरासाइट इनके अंदर डोरमेंट यानी स्लीपिंग स्टेज में रहते हैं, और जब ये प्राइमरी होस्ट के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ जब फिर जाकर अपना इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप होता है होस्ट का वो होता है एक रिजर्वोयर होस्ट। तो these are usually applies to a parasite which normally completes its life cycle in a wild host species. The host parasite association is usually well established and the host is usually well adapted to the parasite and tolerates the infection. So example, अगर हम ट्रिपेनोसोम्स की बात करें जो डोमेस्टिक कैटल्स को इन्फेक्ट करता है, तो ट्रिपेनोसोम जब इनको इफेक्ट करना है तो वो उसको रिजर्वायर होस्ट की तरह काम करता है, एंड द पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड टू कैटल विच कॉन्ट्रैक्ट द डिसीज ट्रिपेनोसोमियासिस। यानी वो एक तरह से रिजर्वायर भी होते हैं, उनमें ट्रिपेनोसोम भी रहता है एज अ पैरासाइट, और जब दूसरे जानवर उसको खाते हैं, एक्सक्रीटरा के थ्रू खाते हैं या खाने के थ्रू खाते हैं, तब जाकर वो उनको इन्फेक्ट करता है। तो हमारे के कोर्स में जो मेजर डिसीज़ हैं, आपके पास सिर्फ 3 डिसीज़ हैं, तो हम उन डिसीज़ को देख लेते हैं जल्दी। हाँ, पहली है अमीबियासिस जो अमीबा से होती है। कॉजेटिव अमीबा जो है इसका वो होता है इंटा अमीबा हिस्टोलिटी का। ये काफ़ी कॉमन डिसीज़ है और बहुत से लोगों को होती है, और नियरली 1 लाख डेथ 1 लाख डेथ पर ईयर इस डिसीज़ की वजह से कॉज होती है। तो अमीबियस डिसीज़ को अगर हम देखें तो ये एसिम्प्टोमेटिक है। इन्वेजिव इंटेस्टाइनल अमीबियासिस जिसके जो सिम्टम्स हैं डिसेंट्री, कोलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, टॉक्सिक मेगाकोरोन अमीबोमास। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस भी होता है जिसमें लीवर का फूलना, आंतों की सूजन और जेनिटल अमेबिग्लिजियंस भी हो सकते हैं। तो इसकी अगर हम एक लाइफ साइकिल देखें तो इसकी लाइफ साइकिल सब बड़ी सिंपल है। सबसे पहले एक्सिस्टेशन होता है, यानी एक्सिस्ट फॉर्म होता है जिसकी हेल्प से ट्रोफोजॉइड्स बनते हैं। ट्रोफोजॉइड्स मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कुछ ट्रोफोजॉइड्स जो एनवायरनमेंट में चले गए, कुछ जो सिस्ट को आगे डेवलप करते हैं और होस्ट के अंदर से निकल जाते हैं, और फिर वो नया होस्ट देखते हैं जहाँ पर जाकर वो डिसीज़ को कॉज कर सकें। तो cysts are typically found in formed stool, whereas trophozoites are typically found in diarrheal stool. Now infection by Entamoeba histolytica ये एक टाइप का अमीबा है जो अमीबियासिस को कॉज करता है। So it is usually found in contaminated food, water or hands. So in this way this particular disease is caused and new hosts are found. इसके ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग जो प्रेस्क्राइब्ड है वो मेट्रोनिडाजोल है, और एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स है। एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट भी होता है इसका, और जनरली 2 to 4 वीक्स में इसका इफ़ेक्ट दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट डिसीज़ है लिशमेनिया से जो होती है वो होती है लिशमेनियासिस, और इसका जो एक इंसेक्ट वेक्टर होता है इसमें जो होता है सैंड फ्लाई। तो कॉजेटिव प्रोटोजोन उसका नाम है लिशमेनिया, और जो वेक्टर होता है इंसेक्ट वेक्टर जिसके काटने से ये प्रोटोजोन ह्यूमन के अंदर चला जाता है वो होता है सैंड फ्लाई। तो फैक्टर्स जो इस डिसीज़ को डिटरमाइन करते हैं, लोकेशन कौन सी है, होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है, कौन सी स्पीशीज़ है जो वेक्टर के अंदर है, और इसको जब ये काटता है या ये जब इन्फेक्ट कर देता है होस्ट के, तो उसके यहाँ एक बड़े बड़े मोटे दाने से टाइप से हो जाते हैं लाल कलर के, एंड दी सोर्स कैन चेंज इन साइज एंड शेप, और जनरली दे लुक लाइक अ वॉल्केनो। एक रेज्ड एज होती है ट्राइंगल की शेप में।
बुखार हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, स्प्लीन बढ़ जाता है और लीवर भी। एंड इसकी अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो जनरली फर्स्ट स्टेज में जो सैंड फ्लाई है, इस सैंड फ्लाई के अंदर वो लिशमेनिया है, वो जाकर ह्यूमन को काटता है। प्रोमेस्टिगोट्स या अंडे जो हैं वो डेवलप्ड होते हैं, वो जो ह्यूमन के अंदर मैक्रोफेजिस होती हैं वो उनको फैगोसाइट कर लेती है। उसके बाद प्रोमेस्टिगोट जो होते हैं एमेस्टिगोट में ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद स्टेज नंबर 4 में वो सेल के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद वेरियस टिश्यूज़ में पहुंच जाते हैं। तो यानी अब ह्यूमन इन्फेक्ट हो गया है। फिर मान लीजिए किसी सैंड फ्लाई ने फिर से ह्यूमन को काट लिया, तो अब वो वापस से जो इन्फेक्टेड हैं वो वापस उस सैंड फ्लाई के अंदर चले गए। सेल अब इस जो 6th स्टेज है वो सेल के अंदर सैंड फ्लाई के अंदर हो रही है, जहाँ पे सेल जो है वो इंजेस्ट हो गई हैं। एमेस्टिगोट जो थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए प्रोमेस्टिगोट पे, और वो मिड कट में उसके डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होते होते वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, और फिर से वो वापस किसी भी ह्यूमन को इन्फेक्ट ईजिली कर सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे पास जनरली एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स होती हैं, लेकिन ये थोड़ा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो लोकल ट्रीटमेंट होता है और टेम्परेचर से थोड़ा बचाव होता है, और सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी कम पड़ जाती है। और जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है जिसे हम कहते हैं मलेरिया, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, जो एक प्रोटोजोन है। ये मच्छर के काटने से फैलता है। तो होस्ट इसका कौन होता है? एनोफिलीज मॉस्किटो की स्पीशीज़। तो क्विकली इसकी अगर हम लाइफ साइकिल देखें मलेरिया की, तो मलेरिया की लाइफ साइकिल में हम यहाँ से स्टार्ट करें। जैसे मॉस्किटो ने काटा, ह्यूमन को ब्लड मील लिया, वहाँ उसके लीवर की सेल में चला गया प्लाज्मोडियम। वहाँ पे जाने के बाद उसने लीवर की सेल को इन्फेक्ट कर दिया, शाइज़ोन डेवलप हो गया। शाइज़ोन वो स्टेज होती हैं जहाँ पे लीवर की सेल्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और मलेरियल सेल्स आने लगती हैं। फिर वो जाके फट जाती है और मलेरिया की जो सेल्स होती हैं वो पूरी बॉडी में फैल जाती हैं ब्लड के थ्रू। वहाँ पर जाके जो ट्रोफोसाइट होता है वो रिंग स्टेज पे आ जाता है, यानी मैच्योर ट्रोफोसाइट बन जाता है। तो वहाँ से वो दोबारा से शाइज़ोन डेवलप करता है, फिर वो शाइज़ोन फट जाता है और सेल से बाहर निकल जाता है धीरे धीरे। फिर दूसरी तरफ, तो ये साइकिल तो ह्यूमन के अंदर चलती रहती है। एक और साइकिल चलती है जिसमें गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन होती है ट्रोफोजॉइड से, और वो गैमेटोसाइट से कंप्लीट प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ बन जाती है, जो वापस से अगर किसी मच्छर ने काटा तो उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम चला जाता है। फिर मच्छर के अंदर जो हमारे माइक्रोगैमेटोसाइट गए हैं ये डेवलप होता है ऊकाइनाइट में, ऊकाइनाइट डेवलप होता है oocyst में, और फाइनली एक स्टेज आ जाती है जिसमें oocyst जो है सेल से बाहर आ जाता है। तो फिर वापस से वो वेक्टर मच्छर अगर किसी को काटता है तो वो oocyte उसके अंदर चले जाता है। तो ये तीन डिसीजेस बेसिकली आपके अंदर आपके कोर्स के में थी प्रोटोजोन की। ओके, थैंक यू।